हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं ईबीएस की क्लास और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम इन्हीं के साथ आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और साथ ही मैं करवाने वाली हूँ मैथ्स की क्लासेस सीटेट के अपर और प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। तो मैथ की क्लासेस के लिए भी मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रम से होंगी। हमें यहाँ पर लखनऊ और जयपुर की दिशा बतानी है भारत की राजधानी के सापेक्ष। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। हम सबसे पहले मैप की लोकेशन देख लेते हैं कैसे कैसे है। सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है, मैं इसको टिक कर देती हूँ। यहाँ राइट में ईस्ट है, ये वेस्ट साउथ हो गया और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, हम मार्क कर लेते हैं दिल्ली को। हमने दिल्ली को मार्क कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लखनऊ किधर है। तो ये ऐसा करके प्लस वाली एक लाइन बना लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इधर आता है ईस्ट और इधर आता है वेस्ट। तो दिल्ली के अकॉर्डिंग जो लखनऊ है वो आता है दक्षिण पूर्व में। और राजस्थान की लोकेशन देखते हैं, ये आएगा दिल्ली के अकॉर्डिंग साउथ और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा राइट, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है जो बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है छोटे छोटे भरवा बैंगन से, सादा दाल का दम पुख्त, या सी ताजी पॉमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, डी आलू गोभी तथा मटर की करी। तो हमें यहाँ पर पढ़ाना है कि महाराष्ट्र की भाषा में बरली भांगी किसको बोलते हैं, भरली भांगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, छोटे छोटे भरवा बैंगन। जो टीचर पढ़ा रही है वो पढ़ा रही है छोटे छोटे भरवा बैंगन के बारे में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं माप के होते हैं। इनके पंख इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। तथा विभिन्न प्रकार का भोजन बनाने में करते हैं कि सहायता, उन्हें गर्म रखने में करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से चलने में करते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो विभिन्न प्रकार का भोजन बनाने में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से चलने में भी नहीं करते हैं। डी उन्हें जल सह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर लेते हैं। बी में है उन्हें गर्म रखते हैं और जल सह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्हें जल सह बनाते हैं और गर्म रखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। तो जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके अतिरिक्त कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो जो डी ऑप्शन देख लेते हैं, उनके अतिरिक्त कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके बाहरी कान होते हैं पर शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जो भी पक्षी होते हैं या पशु होते हैं तो उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उनके बाहरी कान तो होते हैं पर शरीर पर बाल नहीं होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। उस पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा, कई फ़ोटो भी खींची। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है कर्णम मलेश्वरी, सुनीता विलियम, सूर्यमणि या बछेंद्री पाल। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और भारत का नाम रोशन किया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मणिपुर के संबंध में कौन से कथन सही हैं। आते हैं। मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश, ये एकदम सही बात है। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, ये भी एकदम सही बात है। लोकटक ताल जाना जाता है
फूमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए? नहीं, केवल तैरती हुई झीलें हैं, वहाँ पर दलदल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी बात बिल्कुल एकदम सही है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ए, बी और डी जिसमें आ रहा होगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा ए, बी, डी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में ही। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मणिपुर जेबरों का देश है और यहाँ का मणिपुर का जो नृत्य है वो है लावनी, और मणिपुर जो है बांस का उत्पादक है सबसे बड़ा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, या ऊर्जा बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जो कार्य करते हैं किस लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी केवल राइट आंसर हो जाएगा, अपने को और अन्य लोगों के भरण पोषण के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उनके झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। उनके झुंड में सारे नर होते हैं और हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नर नहीं होते हैं, केवल मादा और बच्चे ही होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। नर झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ये एकदम राइट है। जो नर बच्चा होता है हाथी के झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहता है, उसके बाद झुंड को छोड़ देता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। झुंड में केवल जो होती हैं मादाएं और हाथियों के बच्चे ही होते हैं। चलिए आते हैं इनके ऑप्शंस पर, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। मैंने हाथियों के बारे में डिटेल में भी वीडियो अपलोड कर रखा है। मैंने हाथी, टाइगर, स्नैक्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर अपने चैनल पर डाली हुई वीडियो। अगर आपको और जानकारी चाहिए स्लोथ वगैरह के बारे में तो वहाँ से देख लेते हैं, वहाँ डीपली मैंने पढ़ा रखा है। ऑप्शन देखते हैं। ए, बी और सी और डी, या ए और डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमने अभी आपको क्लियर कर ही दिया है, वो हो जाएगा सी और डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का चित्र का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाने पर 1 सेमी बराबर 110 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि इसी मानचित्र पर फतेह दरवाजे और पटेन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी, यहाँ पर ये है 15 पॉइंट है, ये 15.2 सेमी है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1 सेमी बराबर 110 मीटर। तो हम इस सेमी को क्या कर लेते हैं, हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 15.2 और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे, 110 से, जो हमें दी हुई है वैल्यू। और इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 167 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा ये। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये आएगा हमारा मीटर में। हमें इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, आंसर दिया हुआ है किलोमीटर में। तो हमें इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 1 2 3 यहाँ पर काउंट करेंगे और ऊपर से 1 2 3 यहाँ काउंट करने के बाद यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो ये बन जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाता है। चलिए अब आंसर को हम कर लेते हैं। इस जगह पर पॉइंट आएगा तो आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा, 1.672। ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.672 किलोमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। मिजोरम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ऑप्शन देखते हैं। खासी, आसमी, असमी जो होती है असम में बोली जाती है, और खासी जो है मेघालय में बोली जाती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, मिजो, लुसेई, कुकी। ऑप्शन सी मेतलान अंग्रेजी, माओ या बंगाली। बंगाल में बोली जाती है, माओ मणिपुर में बोली जाती है।
अंग्रेजी वहाँ की भाषा नहीं है। तो मिजोरम की जो राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम की जो भाषा है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, वी इज़ द राइट आंसर। मीजो लुसेई और कुकी, ये 2 भाषाएं जो होती हैं मिजोरम में बोली जाती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या है। पेट्रोलियम तथा कोयले को नवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये अनवीनीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये कभी ख़त्म होने के बाद वापस नहीं मिल पाते हैं। तो इनके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। प्रदूषण फैलाते हैं, महंगाई होते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन चीज़ों को बनने में बहुत टाइम लग जाता है, कई अरबों और कई सालों का टाइम लग जाता है, तब जाके ये ईंधन प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अनवीनीकरणीय ईंधन बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन देखते हैं। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है इसलिए, अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जलाकर, ऑप्शन सी है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, या ऑप्शन नंबर डी टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर जाने पर जो होता है ऑक्सीजन लेवल वो होता है कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाना पड़ता है जिससे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेशों के नाम बताइए। हमें बताना है अरब सागर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के मैप को। ठीक है, ये मैं भारत का मैप बना रही हूँ थोड़ा सा रफली करके। आप मुझे जो समझाना है वो नीचे के ही एरिया में आता है तो मैं बता देती हूँ। इधर का जो एरिया होता है ये वाला होता है, ये होता है अरब सागर का, ये अरब सागर वाला एरिया है। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से राज्य आते हैं। कर्नाटक यहाँ आएगा और तमिलनाडु भी यहाँ आएगा, पहले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। और आंध्र प्रदेश आता है यहाँ पर, यहाँ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी, महाराष्ट्र कर्नाटक तो इधर ही आएंगे, बट पुदुचेरी जो है वो यहाँ पर आता है, पुदुचेरी। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें बताना है गोवा, महाराष्ट्र और केरला। गोवा यहाँ आएगा, महाराष्ट्र भी यहीं आएगा और केरला आएगा यहाँ पर। तो ये जो तीनों राज्य हैं, सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी है, गोवा, महाराष्ट्र और केरला, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, क्योंकि गोवा, महाराष्ट्र और केरला जो है अरब सागर के ही तटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या कह रहे हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं और कहलाता है। तो ये कौन सा नृत्य होता है जिसमें 7 से 9 घड़े रखकर राजस्थान की महिलाएं नृत्य करती हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। कालबेलिया, बी कथक, सी तेहरताली या डी भवई। तो ये जो डांस होता है, ये डांस फॉर्म होती है भवई, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, बहुत सारे घड़े सर पर रखकर डांस करती हैं। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 15 में दे रखा है मधुबनी एक प्रसिद्ध, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। झील है जरा जो राजस्थान में है, गलत। ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो रहा है, ये झील नहीं है और ना ही ये राजस्थान में है। बी देख लेते हैं, बिहार का शॉल है, गलत, ये बिहार का शॉल नहीं है। सी आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की साड़ी नहीं है। ऑप्शन डी बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ये बात तो सही है। देख लेते हैं, बिहार का एक स्थान है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डी और ई दोनों सही हैं। बिहार का एक स्थान है और वहाँ की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकारी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल सकते, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं। हमें बताना है कौन से पर्यावरण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, कि बच्चा आलोचना कर सके इसलिए उसमें ऐसी सोच विकसित की जा रही है।
व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। टीचर यहाँ पर क्या करना चाह रहा है? अवलोकन और समझ विकसित करना चाह रहा है। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए भी करेक्ट है। और यहाँ से देखते तो हम अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना चाह रहा है, ये भी सही है। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास किया जा रहा है कि समाज में क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, इस बारे में बच्चा जो है जागरूक हो जाए और वो जिज्ञासु बन जाए, तो उसके संज्ञानात्मक विकास को भी विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें आ रहे हैं तीनों ए, सी और डी। देख लेते हैं किस में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी, ये करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। उन्हें निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। अगर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के रूप में आपको ऋतुएं पढ़ानी है तो कौन सी अच्छी शिक्षण सामग्री आप यूज़ करेंगे, वो आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए, संप्रतीय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट और पुस्तकों का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखे विषय वस्तु ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं की वीडियो का उपयोग करेंगे। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने और समाचार पत्रों का उपयोग करेंगे। या ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पर यह है ऑप्शन नंबर डी। हम बच्चों को बताएंगे कि उनके पहनने की आदतें कैसी हैं, भोजन कैसा खाते हैं, और समय समय पर जो हमारे मौसम है वो बदलते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम उनको समझाएंगे कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें हम उनको समझाएंगे कि गर्मियों में हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे समझ जाएंगे कि ऋतुएं क्या होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि के स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है, ये तो गलत है। बच्चों की उपलब्धि के बारे में, स्तर के बारे में यहाँ पर पता नहीं लगता है। आकलन केवल सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। जी, ये राइट है एकदम, ऑप्शन सी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन डी दे रखा है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, सी और डी। देख लेते हैं ए, सी, डी किस में है। ऑप्शन नंबर सी में है, ए, सी और डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के बारे में आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों की प्रस्तुति करने की आवश्यकता है। हमें पढ़ाना है कि इमारतें बोलती हैं, एक पाठ दिया हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथक उत्तम होगी? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर कराएंगे, ऑनलाइन खेल और पहेली कराएंगे, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पाठन कहेंगे, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तत्पश्चात उन पर चर्चा करेंगे, या ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्या चर्चा विधि करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे सुटेबल और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय इमारतों पर ले जाएंगे, उनका भ्रमण करवाएंगे और तत्पश्चात बच्चों से उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा है, इमारतें कैसी हैं, कितनी पुरानी लग रही हैं, कौन सा डिज़ाइन है यहाँ पर, आपको इसको देखकर क्या समझ में आता है, अपने शब्दों में बताइए। तो हर बच्चा अपने अपने बारे में, अपने शब्दों में जो उन्होंने ध्यान दिया है वो उसके बारे में बताएगा, तो ये ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा पढ़ाने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20 में देख लेते हैं क्या है। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 बनाते हैं और कुछ 8। अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं, बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। या उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन नंबर डी है,
उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, चित्र देखकर भी बच्चों की समझ में नहीं आता है इतना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्धक लेंस देंगे जिससे बच्चे चींटियों के जो पैर हैं उन्हें स्पष्ट देख सकें, उन्हें गिन सकें और उसकी सही जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 21। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेटों पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेटों को देखकर उन्हें शाकाहारी व मांसाहारी में सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? पहचान, कल्पना, पूर्वग्रह या वर्गीकरण। तो हमें बताना है बच्चे क्या कर पाएंगे। कल्पना तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि बच्चे देखकर ही सीख रहे हैं चीज़ें। और यहाँ पर जो हो जाएगा, आते हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। पूर्वाग्रह भी नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए और डी करेक्ट। बच्चे क्या करेंगे, उन चीज़ों की पहचान करते हैं और उनका वर्गीकरण करेंगे, मतलब पहचानेंगे कौन सा मांसाहारी है और कौन सा शाकाहारी है और उन्हें सूचियों में शामिल करने के लिए उनका वर्गीकरण करेंगे। शाकाहारी को अलग करेंगे और मांसाहारी को मांसाहारी की सूची में रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, ए और डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, ऑप्शन डी घर पर समाचार पत्र पाठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बातचीत करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को समकालीन मुद्दों से परिचित कराना है। तो कक्षा में क्या करना है, हमें लेखों का उल्लेख करेंगे। जो कोई लेख दे रखे हैं हम उनको पढ़कर सुनाएंगे, या न्यूज़पेपर में कोई जानकारी आई है तो वो हम बच्चों को कक्षा में ही पढ़कर सुनाएंगे, उनसे साझा करेंगे, उन्हें बताएंगे क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बच्चे इस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर टीचर क्लास में समझाता है तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं जब अपेक्षा कि वो घर पर समझ पाए। उतना वो घर पर माँ बाप से नहीं सीख पाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो टीचर पर ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो जो टीचर कक्षा में पढ़ाता है उन्हें वो बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, सही लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है और मेरे साथ इन क्लासेस के लिए बने रहिएगा। मैं यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, अपर एंड प्राइमरी लेवल दोनों के लिए, और प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर से। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।